नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोफाइल टाइम्स और मैं हूं संजय राजकिशोर। आज प्रोफाइल टाइम्स के इस पॉडकास्ट प्रोग्राम में मेरे साथ एक नए मेहमान हैं। वो शख्सियत है जो हमें जीवन जीने की शैली बताएंगे। हम वही बात करेंगे जो हमारे इस जीवन का एक लक्ष्य होगा, कैसे जीवन को अच्छी तरीके से जिया जाए। हमारे साथ है डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, एक्स डीजीपी, और कई सारी उपलब्धियां हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। हम बात में ही सारी चीजें लाएंगे जो आप तक पहुंचेगी। स्वागत करते हैं डॉक्टर विक्रम सिंह साहब। बड़ी कृपा की संजय जी कि आपने कष्ट उठा करके आप पधारे। प्रोफाइल टाइम्स को मेरी शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साधुवाद सर, आपका टाइम और जिस आप इस समय भी आप कहीं ना कहीं एक संस्थान से जुड़े हैं। इस समय मैं जिस यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ और इस यूनिवर्सिटी का सारा दारोमदार आपके हाथ में है। आपने हमें स्लॉट दिया, टाइम स्लॉट दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और सर, आपकी मैं जीवन के बारे में बात करूंगा, आपकी बचपन कैसे था, ये सारी बातें करूंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल जो कि लोगों के मन में आता है, पब्लिक को लगता है कि डॉक्टर विक्रम सिंह रिटायरमेंट के बाद भी एक आईपीएस ऑफिसर होने के बाद भी आज भी वर्किंग हैं, रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। सर बताएं थोड़ा सा कि रिटायरमेंट के बाद फिर एक चांसलर का पोजीशन एक यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा प्रश्न है संजय जी। जी, जीवन पर्यंत एक जिज्ञासु की तरह व्यतीत करने का प्रयास किया था। जी, ऐसा नहीं था कि एक इम्तिहान वर्ष 1973 में उत्तीर्ण करने के बाद पठन पाठन की प्रक्रिया, स्वाध्याय की प्रक्रिया समाप्त कर दी। जी, प्रयास यही था, जीवन पर्यंत आजीवनम ज्ञान वर्धनम, पढ़ते रहना। और जब एसएसपी नैनीताल हुआ तो वहां कुछ ऐसा सुअवसर मिला मां नैना देवी की कृपा से जी, कि मैंने कहा कि जो मेरी अधूरी पीएचडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की थी, प्रभु ने चाहा तो इसको पूरा किया जाए। जी, मैं अपने गुरु प्रोफेसर एसपी सिंह साहब जी के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। जी, उनके एसएसपी साहब, क्या बात है, मैं एसएसपी नैनीताल था तो उनको कुछ असहज लगा कि एसएसपी साहब। जी, और उनका सर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी आधी पीएचडी हो गई, बाद में मेरा सिलेक्शन आईपीएस में हो गया। जी, अगर आप अवसर दें तो मैं पीएचडी पूरी करना चाहता हूँ। अरे वाह। उनका विचार तो अच्छा है जी, लेकिन आप ये सोच लें कि आप एसएसपी के पद पे भी हैं। जी, आपकी छवि ऐसी है कि आप उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, और आप पीएचडी के काम के साथ भी समझौता नहीं करेंगे। जी, क्या आपके लिए संभव होगा कि दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपकी तरफ मैं भी कोई मिलावट का काम नहीं करता हूँ। जी, पीएचडी करनी है तो पीएचडी के विद्यार्थी की तरह उसी तरीके से फील्ड वर्क, उसी तरीके से लेबोरेटरी वर्क, उसी तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन, उसी के तरीके से क्लास वर्क और कोर्स वर्क होगा। जी, अगर आप इसके लिए तैयार हो जी, तो आप बताइएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, हम करना अभी नहीं, पहले आप जाइए, अपने समय प्रबंधन को देखिए, क्योंकि आपका कार्य ऐसा नहीं, हम देखते हैं आपको कभी तल्ली ताल, कभी मल्ली ताल, कभी खटीमा और कभी काशीपुर, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली। आप कर पाएंगे? तो प्रयास तो मैं जरूर करूंगा। आपका आदेश है तो मैं कल फिर आपसे निवेदन करूंगा, लेकिन मेरा उत्तर हाँ में ही रहेगा। हाँ में था, पीएचडी किया, किताबें लिखी, किताबें लिखने के बाद रिटायर हुआ। लेकिन ऐसा स्मूथली है कि जिस दिन रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के 10 दिन पहले से ही, महीनों पहले से ही मेरे पास कई प्रकार के ऑफर्स आने लगे कि आप यहाँ पठन पाठन कीजिए, आप यहाँ एडवाइजर हो जाइए, ये हो जाइए। लेकिन यहाँ के प्रबंधकों ने जब कहा कि आप यहाँ पर वाइस चांसलर हो जाइए, तो मुझे कोई ईश्वर की कृपा थी, मुझे कोई संशय नहीं था मन में। और वाइस चांसलर तत्काल रिटायरमेंट के बाद में रहा। 4 साल इसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था, 4 साल प्रो चांसलर रहा, और 4 साल से अब मैं चांसलर हूँ। जी, 12 बच्चों को मैंने पीएचडी करा दी रिटायरमेंट के बाद। जी सर, पीएचडी के नाम पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आपने भी पीएचडी करी है, आप भी डॉक्टर हैं, और ज़्यादातर लोग ये जानते हैं आप सिर्फ आईपीएस हैं। और मैंने सुना है कहीं पे आपको किसी एक इंटरव्यू में कि आपने 8वीं बारी, मतलब 8 टाइम्स आपने डॉक्टरेट करा हुआ है। थोड़ा सा बताइए ना। वो तो नहीं, लेकिन हाँ, जो डॉक्टरेट की है वो उस प्रकार की है कि आज बच्चा आता है, कहता है कि मैं 2 साल में करना चाहूंगा। 2 साल में पीएचडी नहीं हो सकती है।
उनका तो 2.5 साल में भी पीएचडी नहीं हो पाएगी। जी जी जी। मैं सर्विंग आईपीएस ऑफिसर था, एसएसपी था। आप बताइए मुझे पीएचडी करने में कितना समय लगा? 5 साल लगे जी। 5 साल अनवरत कार्य करने के बाद, फील्ड वर्क करने के बाद आप ये तो कह सकते हैं कि मैंने 8 लोगों को पीएचडी कराई है, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत पीएचडी केवल 1 है। लेकिन आज जब मेरे यहाँ लोग साक्षात्कार के लिए आते हैं जिन्होंने मात्र 4-5 साल पहले पीएचडी की है, और उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने किस विषय पे पीएचडी की है, उसकी टाइटल बताइए, तो बहुत सारे बच्चे टाइटल नहीं बता पाते हैं, विषय नहीं बता पाते हैं। मैंने एमएससी में जो प्रोजेक्ट किया था जी 1972 में प्रोफेसर दिव्य दर्शन पंत के अंडर में anatomical investigations of fossil dicot woods from the Deccan intertrachal materials of India and with notes on comparable living material। ये वर्ष 1972 की बात है। कदाचित आप ऐसे तमाम सुधी दर्शकों की पैदाइश के पहले की। जी 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 सर। पीएचडी वर्ष 90 में की जी। 90 जी जी। तो विषय अगर आपने स्वयं किया है तो भूलने की कोई बात ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है सर, इतना सागर है एक तरीके से। पीएचडी करना मतलब कि जो सागर से मोतियों को निकालने जैसी चीज होती है, और उसके बाद उसी पे लोग अध्ययन करते हैं आगे के बच्चे। तो अब बहुत बड़ी एक तरीके से देखा जाए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी ये सर। अब मैं बात करूंगा, ये तो अभी तक का आपका प्रेजेंट का कार्यकाल हो गया, आप किस तरीके से ऑक्यूपाइड हैं ऐसे महान कार्यों में। आप आफ्टर रिटायरमेंट आप हमेशा एजुकेशन से जुड़े रहे हैं और उसी को प्रायोरिटी दिया। मैंने कहीं आपको सुना था सर, बचपन में एक ऐसा दौर, एक ऐसा होता है ना माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में एक घंटी बजी कि मुझे भी आईपीएस बनना है, मुझे एक क्लास 1 रैंक ऑफिसर बनना है। वो कौन सा दौर था सर जिस समय आपको लगा कि हमें एक आईपीएस ऑफिसर ही बनना है या आईएएस ही बनना है? ये बात बहुत पहले की, जब मैं कक्षा 6 या 7 में था जी। वर्ष रहा होगा 62 या 63। अच्छा। अंग्रेजों के गए हुए बहुत ज्यादा समय नहीं था। अंग्रेजियत और अंग्रेजियों के अंधभक्त उनकी संख्या कम नहीं थी। एक उपसंस्कृति थी कि जो भारतीय है वो निकृष्ट है, अच्छा। जो हिंदी बोलता है वो निकृष्ट है। बल्कि लोग यहाँ तक कहते थे कि जो दिवस मनाए जाते हैं वो कमजोरों के लिए मनाए जाते हैं, जैसे हिंदी दिवस, अच्छा, वो कमजोरों के लिए है। महिला दिवस, ओके, मजदूर दिवस, कहीं थानेदार दिवस का कोई प्राविधान नहीं है कि जो सशक्त, कहीं अंग्रेजी दिवस की बात नहीं होती। जी, जी, जी। तो एक प्रीमियम था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, तो हम लोग भी उसी वातावरण में रंग चुके थे। बाल का बड़ा होना और एक फैशन घर में भी हिंदी न बोलना। अच्छा। श्री रामचरितमानस एवं भगवद गीता तो खैर बिल्कुल ही, उसके बारे में चर्चा करना भी एक दोषपूर्ण कृत्य माना जाता था। मतलब एक उपसंस्कृति जो बच्चों की थी उस दौर में कि ये ठीक है, मतलब इसका ये प्रासंगिक नहीं है, हमारे लिए बने नहीं है ये। अच्छा 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 अच्छा। मेरे माता पिता कुछ चिंतित हुए, जो मेरे पिताजी ने एक छोटी सी पुस्तक रामकृष्ण मिशन की 4 रुपए मूल्य की राजयोग दी कि बेटा मेरे निवेदन पर जिसको तुम पढ़ लो, और अगर तुम्हारा जीवन रूपांतरित ना हो तो तुम पुनः वो सब करते रहो जो तुम कर रहे हो, हम नहीं टोकेंगे तुम्हें। लेकिन अगर जीवन रूपांतरित होगा तो तुम्हारी माँ और हम अपने को धन्य मानेंगे। अरे वाह। तुम्हें समय 1 महीने का है, छोटी सी पुस्तक है, आधी पातंजलि योग सूत्र की है, आधी राजयोग के ऊपर टीका है। पुरस्कार सस्ते के जमाने में, जब 50 पैसा लीटर पेट्रोल था, जब कोका कोला 20 पैसे की आती थी, 100 रुपए इनाम। हमने कहा 100 रुपए तो बहुत बड़ी रकम है, आदमी 6 महीने कोका कोला पी सकता है जी। अच्छा, ये उन्होंने आपको एक लुभावना सा पुरस्कार दिया कि चेंज हो जाइए आप। लेकिन प्रश्नोत्तरी होगी, मैं देखूंगा कि आपने सरसरी तौर पर पढ़ा है या कुछ गृहस्थ, कुछ आपने ग्रहण किया, कुछ हृदयस्थ भी किया है जी। एग्जामिन किया जाएगा। पढ़ा, पिताजी पूरी तरह संतुष्ट थे जी। और मैं कहना चाहूँ जीवन रूपांतरित नहीं हुआ, चमत्कार होना शुरू हुआ। सही बात। जो तमाम चीजें थी, जो चकाचौंध की कंज्यूमरिस्ट थी, जिन चीजों से मैं प्रभावित होता था वो सब चीजें जैसा किसी ने स्विच ऑफ कर दी मेरी। अपना भारत, हमारा देश, स्वामी जी का आह्वान
जो लोग इस देश की वैभव के ऊपर पढ़े लिखे और अपने देश और अपने निर्धन की चिंता नहीं करते हैं, मैं उनको देशद्रोही मानता हूँ। वाह, ये आपके अंदर भावना उसी समय उत्पन्न हो गई। तो देश के लिए कुछ करना है और इससे बेहतर क्या हो सकता है। चयन तो मेरा बहुत सर्विसेज में हुआ, ऐसी कुछ सर्विस नहीं थी जिसमें चयन न हुआ मेरा। अच्छा, उस पीरियड में जी, स्टेट बैंक से लेकर के प्राइवेट सेक्टर को लेकर के और सेंट्रल सर्विसेज में सारी सर्विसेज। अरे वाह, तो ये सब... लेकिन चुना मैंने इंडियन पुलिस सर्विस। क्यों? सेवा भाव, प्राण देना और दुष्टों के प्राण लेने का अगर कोई एक अवसर वैधानिक रूप से किसी सेवा को है, मातृभूमि के लिए सर्वोच्च, मातृभूमि पर शीश चढ़ा जिस पथ जाए वीर अनेक, ये अवसर जितना आईपीएस में है उतना किसी सेवा में नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक ध्येय बन गया, एक जीवन लक्ष्य बन गया, उसी की तैयारी की। पहले अटेम्प्ट में आ भी गया। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में आ भी गया सारे सर्विसेज में। अब था स्टेट बैंक पे जाए। हेक्स कंपनी हुआ करती थी, एक दवा की कंपनी थी, वो उसमें अब मैं बता रहा हूँ 2500 नौकरियों में आ गया था, जिसकी तनख्वाह आईपीएस से चौगुनी तब भी थी। उस सब ऑब्वियस बात, यही पैटर्न चलता हुआ कि प्राइवेट के पैकेज ज्यादा। आईपीएस की 400 थी तब, लॉर्ड कॉर्नवालिस की तनख्वाहें तब तक अमेंड नहीं थी, तब 400 रुपए तनख्वाह थी। आईएएस की 450, आईपीएस की 400 और बाकी सब की लगभग इसी के रेंज में थी। लेकिन ज्वाइन मैंने आईपीएस ही किया। सर, आप एक चीज और, आपने आईपीएस चूज करने के पहले, आपका सिलेक्शन होने के पहले आप लेक्चरर भी रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, जो उस युग में जो पढ़ने लिखने में अच्छा होता था, विशेषकर उसकी पोजीशन मेरिट में आती थी। मेरिट का मतलब ये ना कि 10 में आ जाए या 5 में आ जाए। अच्छा, नॉर्मली नंबर 1। अच्छा, वो नंबर 1 में रहेगा, नंबर 1 आपसे ऊपर है वो अमेरिका चला गया किसी, तो नंबर 2 को, इससे नीचे नहीं। तो आपको अवसर मिल जाता था, उसको डेमोन्स्ट्रेटर कहते थे। अच्छा, वो अपना देता था तनख्वाह, उसकी भी आईपीएस से ज्यादा होती थी। अरे वाह, उसकी भी 450 रुपए महीने तनख्वाह होती थी। जी। और आपको अवसर मिला, आपने थोड़ा पठन पाठन किया। आपको लाभ क्या होते थे? एक तो जब आप व्याख्यान देने जाते थे तो आप पढ़ के आते थे, आपकी तैयारी होती थी। लाइब्रेरी में बैठने का अवसर मिल जाता था, बच्चे बहुत सम्मान करते थे, लेबोरेटरी में काम करने का अवसर मिल जाता था। तो जिस चीज से आपको प्रेम है, अगर उसी के साथ अगर आपके 12 घंटे बीत रहे हैं तो इससे अच्छा वरदान क्या हो सकता था। वहां भी जिसको कहते मिलावट का काम तब नहीं होता था। प्रोफेसर दिव्य दर्शन पंत जी, देवेंद्र नौटियाल, अच्छा, इन लोगों का युग था। जब हमने पीएचडी की बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ज्वाइन करो, मैं जब यूनिवर्सिटी आता हूँ तब तुम आ जाओ, और जब मैं जाता हूँ तुम चले जाना। अब आप पूछिए ये कब आते थे? 10 से 5। ये आते थे सुबह 8 बजे और रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे रात को जाते थे। और संडे और अवकाश, कोई अवकाश नहीं है, न कोई रविवार। 3 अवकाश का कि मेरी बात तुम छोड़ दो, मैं तो फुल टाइम इस विद्या की सेवा के लिए हूँ, लेकिन तुम्हें मैं 3 अवकाश दूंगा वर्ष में। जी सर। एक होली, एक दिवाली और एक कभी कोई आकस्मिक, जैसे घर में कोई शादी विवाह हो जाए, 3-4 दिन ले सकते हो। अच्छा, तो 365 दिन में आप अधिकतम 4 दिन की छुट्टी, वरना कोई संडे को सैटरडे ये सब कुछ नहीं। जी। 8 से लेकर के रात के 8-9 बजे डेली आपको आना ही आना है। और वो रूटीन आपका सेट था। जी, इसीलिए तब जो पढ़ा था आज तक मुझे याद है, कोई चीज भूला नहीं। सही बात सर, ये तो बहुत बड़ी कृपा और ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। अदरवाइज एज का इफेक्ट भी होता है, लोग कई बार भूलने लगते हैं, और भले ही वो आईएएस होते हैं, लेकिन इस एज में आते आते उनको भूलने का जैसा एक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। आपके ऊपर बहुत बड़ी ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि आप उस रूटीन में हैं, उस अपने आप को रोज मार्च के आप रख रहे हैं, तभी वो चमक है सर, और तभी आप बोल पाते हैं। मैंने आपको कई सारे टीवी डिबेट चैनलों पे देखा है, वहाँ पे आप अपनी बातें रखते हैं, देश से रिलेटेड, और कुछ अगर जहाँ पे कानून की बात आती है वहाँ अपना आप बात रखते हैं। जो अगर समझने वाले जो व्यूअर्स होते हैं टीवी चैनल के, खासतौर से न्यूज चैनल के, उनको क्लियरली समझ में आ जाता है कि साहब क्या बोल रहे हैं। बाकी अपोजिशन पार्टी या कोई ऐसे तत्व हैं जिनको उसमें भी कमियां निकालनी है, वो लोग निकालते हैं, वो उस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता।
और लेकिन आपकी बात दो टूक रहती है जो लोगों को समझ में आ जाती है, समझने वालों को, तो जो कि आपके ऑफिशियल और डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया सर। यहाँ हम आप तक ही बात करेंगे, आप में ही सिंक होके बात करेंगे, आपकी पर्सनालिटी पे ही बात करेंगे। एक और मैंने सुना था सर, एक तरीके से जब आपके फादर ने आपको रियलाइज कराई ये बात कि बेटा कुछ करना है तो ये करो, अदरवाइज जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा करने के लिए, वो क्या दौर था सर? उन्होंने इसी कंडीशन पे कुछ बात करी थी कि जी उन्होंने देखा कि पुत्र पाश्चात्य सभ्यता से बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि उसके आच्छादन से विक्षिप्त हो चुका है, पूरी तरीके से पाश्चात्य संस्कृति के मोह पाश में बंध चुका है। तो इसको कैसे निकाला जाए कि हमारा जो गौरव है, ये कितनी बड़ी त्रासदी होगी कि हमारी संस्कृति की जब तुम्हारी विरासत में स्फटिक गंगा जल है तो तुम गटर के पानी की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? जब तुम एक युवराज हो तो तुम क्यों भिक्षा पात्र लिए हो? ये किसी भी अभिभावक की चिंता होना स्वाभाविक था। बिल्कुल सर। तो जब उन्होंने कहा कि तुम राजयोग पढ़ो, तो उन्होंने स्वयं कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि श्वेत केतु। और जब अपने गौरव और अपने गौरवशाली इतिहास और अतीत उसके बारे में जानकारी होगी तो कभी भी हीनत्व की भावना नहीं आएगी, जो कि तत्कालीन अंग्रेज और तत्कालीन उससे प्रभावित हो करके जो शिक्षक मंडल और विद्यालय आपके अंदर हीनत्व की भावना डाल रहे थे, उससे आप ऊपर उठेंगे जी। तो नियम ये हो गया, घर से बाहर स्कूल में अंग्रेजी, घर के अंदर केवल हिंदी। अरे वाह। रामचरितमानस और भगवत गीता के ऊपर पठन पाठन और प्रतियोगिताएं होती थी। अच्छा। अंताक्षरियां होती थी। अच्छा। और इसके ऊपर पूरा बल दिया जाता था कि आप, जैसे स्वामी विवेकानंद कि अगर गधे के ऊपर किसी शेर की खाल उड़ा दो तो वो शेर नहीं हो जाएगा, गधा गधा ही रहे। बिल्कुल सर। इसलिए जो आपका गौरव है, जो आपका अतीत है, इंडियाज हेरिटेज इज रूटेड टू द पास्ट। बिल्कुल। एंड इफ इंडियाज हेरिटेज इज रूटेड टू द पास्ट, संजय जी, the heritage of every Indian is also rooted to the past। बिल्कुल सर। अपने अतीत को भूल करके मम्मी डैडी अंकल आंटी की उपस्थिति में आकर के मैं अंग्रेज नहीं होऊंगा। हमारी भारतीयता में क्या है? हमारी भारतीयता में इसका कोई रूपांतरण आप बता दें। आप तो, मैं तो बिल्कुल सर नहीं है, मैं तो बुद्धिजीवी नहीं श्रमजीवी हूँ। आप बुद्धिजीवी बता दें, मौसा की अंग्रेजी क्या है, फूफा की अंग्रेजी क्या है, ताऊ की अंग्रेजी क्या है ही नहीं कुछ, क्योंकि उनके वांग्मय, उनके सभ्यता में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं। हाँ। हम दो, हमारे दो, उसके बाद पूरा विश्व समाप्त। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनका वो उसको जानने के बाद जब पिताजी ने ये कहा कि तुम्हें इसके आगे बढ़ना है, लेकिन राजयोग का ये प्रताप था उस पुस्तक का कि मैं जीवन से विरक्त हो गया, मुझे विरक्ति और वैराग्य का अनुभूत होने लगी। मैं समझ गया कि संसार नश्वर है और यहाँ कुछ प्राप्त करने को नहीं है, इसलिए जो एक ही ध्येय है प्राप्त करने का, वो है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि मैं संसार को प्रणाम कर लूं, कोई निंदा नहीं, कोई आलोचना नहीं, लेकिन अपना मार्ग अलग कर लूं मैं। और मैंने कुंभ मेले में, चूंकि प्रयाग में रहने के कारण मुझे ये लाभ था कि कुंभ में आने वाले अच्छे अच्छे उच्च कोटि के राष्ट्रीय स्तर के संतों के चरण स्पर्श करने का अवसर मिला। माता आनंदमयी, देवरा बाबा। तो मैंने देवरा बाबा से दीक्षा ली। अरे वाह। और उनकी दीक्षा के बाद और मंत्र जाप, नियमित गंगा स्नान और तमाम दरिद्र नारायण की सेवा, मातृशक्ति का पूजन, बाल गोपाल की सेवा, उनका पठन पाठन, इस लाइन में आ गया। फिर पाश्चात्य सभ्यता का भूत जैसे चढ़ा था वैसे ही उतर गया 16 वर्ष की आयु में। जी। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। 16 वर्ष की आयु में लोग बोलते हैं 16 दरवाजे खुले होते हैं, उसमें विद्या भी है और बाकी विकार वाले भी दरवाजे होते हैं। उसमें आपको स्वयं का ज्ञान होना कि मुझे क्या करना है, मैं इस धरती पे क्यों हूँ, और उस पे आपने आगे बढ़ के काम किया, जिस वजह से आप एक महान इंसान कहलाएंगे, न कि नॉर्मल सिंपली। बहुत सारे आईपीएस और बहुत सारे आईएएस को मैं मिल चुका हूँ सर, उनसे बातें भी हुई हैं। वो शख्सियत, वो पर्सनालिटी नहीं नजर आती सर। कहना मतलब इस इंटरव्यू में वो सब बातें लाना ठीक नहीं होगा, फिर भी मैं अपनी मन की बातें बता रहा हूँ कि लोग अपने आप को अपडेट नहीं रख पाते। बस उन्होंने अपनी जॉब किया, रिटायरमेंट, दैट्स इट।
यहाँ पे आपने उस जो एक संत वाली फीलिंग है, संत वाला जो एक जीवन जीने की कला है, वो आज भी आपके अंदर है, जबकि आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, एक एनसीआर में रह रहे हैं, और आज भी जो इतना मॉडर्न 2023 चल रहा है इस समय, और इस काल में लोग कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गई, कई सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर भी आप अपने जड़ से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा महत्व है और लोगों को ध्यान देने वाली बात होगी सर यहाँ पे। सर एक चीज़ और, माता पिता में जैसे मैंने आपको सुना था कहीं पे, और मार्कंडे सर नाम है ना पिता, ठाकुर मार्कंडे सिंह पिताजी का शुभ नाम। जी जी जी, वो भगवान ही थे क्या मेरे ख्याल से? धरती पे भगवान स्वरूप ही थे क्या? जी, मेरे माता पिता ही, मैंने भगवान को नहीं देखा है जी, मेरे माता पिता ही भगवान थे। सही बात सर, जिन्होंने इस उस पे आपको लाया वो भगवान ही थे, माता पिता के रूप में। जी, मैं तो ये कहूँगा सर। और वही था कि मैंने जीवन का एक नसीहत है ये सर, जिसने माता पिता की सेवा की उनको मैंने कभी दुखी नहीं देखा, सही बात सर। और जिन्होंने माता पिता को दुखी किया उनको मैंने कभी सुखी नहीं देखा। जी जी, और ये इसी जन्म में होता है, इसी जन्म में। हाँ, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपका टाइम हो गया एंड उसके बाद फिर आप ऐसे कुछ नहीं, इसी जन्म में। मैं जानता हूँ मेरे तमाम मित्र अमेरिका यूरोप में रहते हैं जी, बड़े बड़े मकान, 18 बेडरूम के मकान, कौन सी गाड़ी ऐसी है जो नहीं है, यहाँ तक कि प्लेन वगैरह भी है, जी जी, लेकिन माता पिता के लिए कमरा नहीं है। ओहो, लेकिन शाम को वो सुनते हैं मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सब कुछ होने के साथ भी अगर जीवन में शून्य है, संतान सुन नहीं रहा है, पत्नी भार्या नहीं कहलाई जा सकती है जी, तो उस वैभव संपदा के क्या माने हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि ये लक्ष्मी नहीं, ये तो काल लक्ष्मी है। इसने तुम्हें सुख नहीं दिया जो तुमने अपने माता पिता का ई क्रिमेशन किया। अरे तुम आ सकते थे कि तुम आए नहीं। और ये हो रहा है, आज का पश्चात लोग जो वेस्टर्न वाली फिलॉसफी अपनाना शुरू कर दिए हैं, भले एक अच्छे पोजीशन पे हैं लेकिन वही पहुंच न पाना, इस तरीके से उनका त्याग करना। जहाँ इच्छा शक्ति है, जिनकी इच्छा शक्ति थी वो सब आए, बिल्कुल, और जिनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, सब साधन संपन्न होते हुए भी उन्होंने ये देखा अंतिम संस्कार तो हो ही जाएगा, मैं ही तो नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं ही तो नहीं पहुंच पाऊंगा। वहाँ भी लॉजिक। तो वो ठीक है कि हम उनकी अस्थि का प्रवाह ऋषिकेश, हरिद्वार में, प्रयाग में, गया में पिंडदान करवा देंगे, करेंगे नहीं, करवा देंगे क्योंकि मेरा समय बड़ा मूल्यवान है। ठीक है, 18 बेडरूम का मकान हो गया, मर्सिडीज पोर्श रोल्स रॉयस हो गई, सब कुछ हो गया जी जी, लेकिन वो सब मैंने यही कहा कि शमशान का वातावरण तुम्हारे घर में दिखाई पड़ रहा है। जी जी सर, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत तेजी से बदल रहा है अपना भारत देश। दुर्भाग्य ही कहेंगे इस चीज को, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वहीं पे मिलावट भी हो रहा है। इसमें कैसे बैलेंस कर पाते हैं सर आप अपने आप को? फौज में कहावत है, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। इसी तरह संतान कभी बुरी नहीं होती है, माता पिता की परवरिश पे कमी होती है। आज के माता पिता कहते हैं कि साहब बच्चा सुनता नहीं है जी, अमेरिका क्यों नहीं सुनता है जी? उनका मैं कहता हूँ शराब मत पियो जी, वो बच्ची है वो पीती है। हाँ। अमेरिका क्या तुमने शराब पीना छोड़ दिया है? कहने मैंने तो नहीं छोड़ा है। कि तुम्हारी 3 बातों का जवाब दो, तुम वो खाते हो जो नहीं खाना चाहिए जी, वो पीते हो जो नहीं पीना चाहिए जी, वहां जाते हो जहां नहीं जाना चाहिए हाँ, वो करते हो जो नहीं करना चाहिए जी। बच्चों से तुमने ये कहा कि जब तुम्हें मेरे कमरे में आना हो तो नॉक करके आना। क्यों नॉक करके आना? क्यों जी जी जी, तुम जिस उम्र के पड़ाव पे हो तुम्हें इतनी निजता और प्राइवेसी की क्या आवश्यकता है? बहुत सूक्ष्म बात है सर ये। तुमको इतनी निजता प्राइवेसी की मैंने अपने माता पिता का कमरा, और उस युग के तमाम माता पिता अपने कमरे को मैंने देखा नहीं कि कभी एक साथ भी रहे हो। कमरा बंद करना तो बहुत दूर की चीज है, दरवाजा बंद होना तो बहुत दूर। वो तो ऐसा लगता था जैसे द्वारकाधीश का मंदिर है, अरे दरवाजा पट हमेशा खुला हुआ। कहीं अपने दिल की बातें कह लो, अपने कभी भी जी जी, कभी भी चले जाओ जी, बैठो, पैर दबाओ जी। अरे वाह, आज की डेट में ये नहीं है सर, ये नहीं है। और ये सब तभी पॉसिबल है
जब आप उन पीरियड में ऐसे रहे हो, आपका जो लोग बोलते हैं ना, आपका जीवन, आपका बचपना कैसा रहा है, आपको संस्कार कैसे मिले हैं, वही आपको इस प्रेजेंट मोमेंट पे समझ में आती हैं। सर बहुत बहुत रेयर होता है, मैंने ऐसे गार्जियन, ऐसे सीनियर पर्सनालिटी देखा। आप पर्सन नहीं है सर, और पर्सनालिटी है। मैं तो अब ये बोलूंगा कि मैं एक मिसाल और देना चाहूंगा, वो एक चमत्कार से कम नहीं था। सर प्लीज जी। जब मैंने विषयों का चयन किया तो मेरे मित्रों ने कहा कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप हिस्ट्री ले लीजिए जी। तो हिस्ट्री तो मैंने 8वीं के बाद पढ़ी नहीं है, क्योंकि नंबर उसमें आएंगे साइंस के सब्जेक्ट्स में। हाँ, हिस्ट्री ज्यादा है, तो मैंने हिस्ट्री ले ली जी। 4 महीने कुल पढ़ाई की मैंने जी। और जो हिस्ट्री पढ़ाते थे लेक्चरर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो उनके साथ जॉइंट स्टडी करता था जी। अब उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी तैयारी तो बिल्कुल 0 है, तुम क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम इस बार ड्रॉप कर जाओ जी। तो ड्रॉप क्या कर जाना है, भगवान का नाम लेके जाते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा। बिल्कुल सर। रात भर पिताजी के पैर भी दबाता था और पिताजी कहते थे कि बेटा तुम जहर दे दो हमें, क्योंकि माता जी गुजर चुकी थी। तुम्हारी पढ़ाई का, स्वाध्याय का कितना व्यवधान हो रहा है कि तुम रात भर मेरी सेवा करते हो, फिर सुबह तुम पढ़ाने जाते हो, फिर तुम इम्तिहान भी दोगे जी। अब ये बताइए कि जिन्होंने कहा था कि तुम इम्तिहान मत दो, वो तो हिस्ट्री प्रोफेसर थे जी जी, जीनियस थे नहीं है। अच्छा, आज भी विश्व के माने हुए स्टूडेंट्स में माने जाते हैं जी। दोनों ने हिस्ट्री में इम्तिहान दिया, एक जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया था हिस्ट्री में जी, और एक जिसने सिर्फ 120 दिन हिस्ट्री पढ़ी थी। नंबर किसके ज्यादा है? मेरे ज्यादा। अच्छा, अब ये चमत्कार नहीं, क्योंकि जिसने हिस्ट्री केवल 4 महीने पढ़ी उसके नंबर हिस्ट्री के लेक्चरर से ज्यादा कैसे आ गए? क्या पिता माता जी का आशीर्वाद था इसमें? ये चमत्कार नहीं तो और कुछ चमत्कार आपको चाहिए? भगवान तो खुद आके आपके आंसर बुक लिखेंगे नहीं। सही बात सर, भगवान ने लिखाया, किसी के माध्यम से लिखाया, और पहले अटेम्प्ट में अगर आ गया हो तो माता पिता का आशीर्वाद। सही बात सर। और ये मानना पड़ेगा लोगों को कि आपको इस जीवन में प्रेजेंट जो समय चल रहा है, पेरेंट्स हैं और आप उनको अगर भगवान की जैसा देख रहे हैं तो भगवान है। भगवान को हम लोग अपने इस आंखों से नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। माता पिता के लोग मेरा उपनाम जी श्रवण कुमार कहते थे। अरे वाह सर। लेकिन मैं किसी राजनेता के यहाँ कभी नहीं गया जी, किसी से कोई एहसान नहीं मांगा, लेकिन सर्वोच्च पद पे उनका आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद मुझे ले गया। सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल प्रभु ने मुझको दिया जी। हाँ। सबसे ज्यादा उपलब्धियों से भरा हुआ कार्यकाल मुझे दिया जी। सारी महत्वपूर्ण पोस्टिंग मुझे दी। लोग कहते बिना राजनैतिक सहयोग के और आशीर्वाद के सामने आपके सामने बैठा जी। तो मेरा तो परामर्श सबको यही होगा कि अगर अच्छा बुरा चाहते हो माता पिता की सेवा कर लो, फिर देखो कहाँ पहुंचो। सही बात, बहुत बड़ा लेसन होगा ये बच्चों। 3 बार गोली लगी, आपके सामने जीवित बैठा हूँ, 1 इंच ऊपर नीचे हो जाते तो दूसरे लोक में होता। सर ये बताएं, ये वाला एक स्टोरी थी ये, जब आपके ऊपर अटेम्प्ट किया गया था, वो क्या था सर? 3 केसेस थे। एक तो हमीरपुर का केस था, बड़ी पुरानी बात है, सन 81 की एनकाउंटर चल रहा था, तब 10 ब्यूरो घुमा करते थे ऑटोमेटिक वेपन से। 2 कैजुअलिटीज हमारी हो चुकी थी, 2 सहकर्मी मारे जा चुके थे। तो छत से कोशिश की गई कि फोड़ करके ग्रेनेड डाले, वो सफल नहीं हो पाया। तो जो भी हमारे कर्मचारी सीढ़ी से जाते थे उसके ऊपर वो ऊपर से बैठे थे, गोली मार देते थे। 2 कैजुअलिटीज हो चुकी थी, तो जाहिर है कि सीनियर को जाना होगा। घर गया, उनको निष्क्रिय किया, उनकी लाशें पकड़ करके उठा करके ले आया, तब तक 3 कैजुअलिटीज हो चुकी थी जी। उसमें मैंने देखा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि जब मैं घर आया तो श्रीमती ने कहा कि आपके बहुत खून लगा है यहाँ। हमने कहा वो लाशें उठाई, उनका खून रहा हो। लेकिन जब जाड़े का टाइम था, ग्रेट कोट वगैरह निकाला तो देखा कि यहाँ पर तो एब्डोमेन में शॉट है। तुरंत सीएमओ को फोन किया गया, उन्होंने सर्जरी की जी। दूसरा दृष्टांत कानपुर में जब दंगा हुआ था सन 90 का, तो मेरी कार के ऊपर ग्रेनेड फेंका था। तो उस ग्रेनेड की अटैक के बाद जब मैं बाहर, दूसरा बॉम्ब फिर फेंका गया, जिससे मेरे शरीर में तमाम उसके श्रैपनल्स और उसके आघात मुझे लगे थे।
तो ठीक है, ईश्वर की कृपा, आपके सामने बैठा हूँ, इलाज कराया, मेडिकल कराया, दोबारा राइफल लेके आ गया पोस्टिंग में 3 घंटे के बाद। 3 घंटे के अंदर दोबारा वापस, कोई छुट्टी कोई अवकाश न तब ली न अब लिए। जी सर, एक चीज बताएं, आपके कार्यकाल में जो राजनीतिक लोगों का वो एक रहता है, लोगों को दबाव डालना, ट्रांसफर करा देना, ऐसा कभी मौका आया क्या कि आप ठीक कर रहे हैं लेकिन उनके हिसाब से उस समय ठीक नहीं था, फिर आपका ट्रांसफर? देखिए, मैं जब कहा गया, 2 तरह के जनरल होते हैं जी। एक सामान्य परिस्थिति का जनरल और एक होता है बैटलफील्ड जनरल। जी। बैटलफील्ड जनरल की तरह मेरा भी कुछ भाग्य रेखा ऐसी थी कि जहां मरणोपरांत वीर पदक मिलने की संभावना, मेरी पोस्टिंग वहीं होती थी। जी जी जी। एटा में पोस्टिंग हुई, वहां नथुआपुर कांड हुआ। हाँ। पूरा थाना छविराम गिरोह ने साफ कर दिया था। जी। इंस्पेक्टर राजपाल सिंह शहीद हुए और 12 पुलिसकर्मी और शहीद हुए। कोई जाने को तैयार नहीं, तो मैं हेलीकॉप्टर से मुझे लिफ्ट करके एटा ड्रॉप किया गया। जी। उसके बाद नैनीताल जब पंजाब टेररिज्म शुरू हो गया, हाँ। उसके बाद एसएसपी आगरा जब वहां पर 10 दलों का कुप्रभाव, मलखान सिंह, माधव सिंह, मोहर सिंह, ये सब चल रहा था। जी। और उस पीरियड में जी। तो वो तमाम तक ऐसी परिस्थिति में लोग जरा सामान्यतः दबाव नहीं डालते हैं, क्योंकि जानते हैं इनके ऊपर कुछ असर होगा नहीं, कहेंगे साहब ठीक है तबादला हो जाता, होना नहीं। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कौन सा है कि यहाँ पर रोज मुझे संगीत संध्या देखनी है या नृत्य संध्या या मुझे फीते काटने हैं। यहाँ फीते काटने का कोई स्कोप नहीं है, नहीं यहाँ पर संगीत संध्या का कोई संभव है। यहाँ आप 24 घंटे में अगर भोजन प्रसाद मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। जी सर, आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, थोड़ा बताइए ना कि जैसे आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है, हम लोग उतना डीप जाके नहीं पूछ पाएंगे, आप ही बताइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में सर। देखिए, किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए सर्वोच्च जो अलंकरण होता है राष्ट्रपति का शौर्य पदक होता है। शौर्य पदक, जी। 99% अधिकारी उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं जी। और जीवन में किसी को एक मिल जाए तो वो धन्य अपने को मानता है। जी। तो राष्ट्रपति का शौर्य पदक मुझे 2 बार मिला है। अरे वाह। एक होता है कि भारतीय शौर्य पदक, वो भी बहुत कठिन होता है जी, और वो भी आसानी से नहीं मिलता। कई बार सब मरणोपरांत ही मिलता है। राष्ट्रपति का तो सामान्य मरणोपरांत ही मिलता है। जी जी जी। तो मुझे 2 बार राष्ट्रपति का शौर्य पदक मिला है। 2 बार भारतीय शौर्य पदक प्राप्त हुआ है, इंडियन पुलिस मेडल फॉर वैलेंट्री। 1 बार उत्कृष्ट सेवा सराहनीय सेवा मेडल, और एक होता है उत्कृष्ट सेवा मेडल, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। अच्छा। जो कि 34 साल अगर बेदाग आपकी नौकरी रही है, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके हुई है और आपकी सारी एंट्रीज आउटस्टैंडिंग है, तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल मिलता है। एक सराहनीय सेवा हुई और एक उत्कृष्ट। सराहनीय होता 15 साल बाद, उत्कृष्ट होता है लगभग 30 साल बाद। और उतना कंसिस्टेंट अपने आप को मेंटेन रखना वो बाय डिफॉल्ट था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आपकी एंट्री आउटस्टैंडिंग से एक लेवल नीचे आ जाएगी, आप इस मेडल के हकदार एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। आपको आउटस्टैंडिंग ही रहना पूरे 30-35 साल। बाप रे, ये सब सर आपकी बातें बच्चे, यूथ और जो खासतौर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो IPS ऑप्ट करना चाहेंगे सिलेक्शन के बाद, उनके लिए एक रामबाण होगा, दवा होगा कि भैया कैसे अपनी सिलेक्शन के बाद वाली जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे अपना कॉलर हमेशा ऊंचा करके रखना है और देश के लिए काम करना है। आपसे पक्का ये सीखेंगे। इस एपिसोड से काफी कुछ उन लोगों को एक लर्निंग और लेसन मिलने वाला है सर। मैं संजय जी बताना चाहूँगा सर, कोई भी व्यक्ति चाहे हमारे जी, मुझे किसी को अधिकार नहीं मुझको किसी की आलोचना करना सर। अनाधिकार चेष्टा चाहे राजनीतिक हो या अन्य, तो तभी होगा जब आपके चरित्र में कोई दोष होगा जी। अगर आपके चरित्र में कोई दोष नहीं है जी, तो सामान्यतः 10 बार आदमी सोचेगा, आपके PA को फोन करेगा जी, आज साहब का मूड कैसा है जी जी जी। अगर PA कह देगा आज मूड बहुत अच्छा है, आ जाइए जी, तो लोग आएंगे, अपनी बात कहेंगे। अगर PA ने कह दिया आज मूड बहुत खराब है, तो वो भी पतली गली से पीछे से चले जाएंगे। सही बात सर। और चरित्र में कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चों से, पुलिस में रहा हूँ, वर्दीधारी रहा हूँ, लेकिन शराब खट्टी होती है मीठी होती मुझे नहीं मालूम। अरे मैं इतनी बार विदेश गया हूँ, जाता आता रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम नाइट क्लब अंदर से कैसा होता है, न मैं जानना चाहूंगा। कोई भी किसी तरह की, यहाँ नोएडा में रहता हूँ, NCR में रहता हूँ,
कोई बता दे किसी उलझुल पार्टी में या रेन डांस में, कभी अब तो काम करना, आप बुढ़े हो गए, आप क्या जाएंगे रेन डांस में, लेकिन जब युवा था तब भी नहीं गया जी। और अब आपने बिल्कुल सही कहा, जबकि आप अवस्था में जी, जबकि आप सक्षम थे और ये डिपार्टमेंट जाना जाता है ऐसी चीजों जी। तभी मैंने कहा कि लोग कहते तो आपकी जिंदगी तो बेकार चली गई। हाँ। आपने तो मदिरा सेवन ही नहीं किया। हाँ। आपने तो बैठे, हमने कहा जिंदगी मेरी ही चली, क्योंकि आज भी लड़कों आ जाओ, देखो पुशअप तुम ज्यादा लगा सकते हो या मैं ज्यादा लगा सकता हूँ, तय कर लो। आप भी तो युवा संजय तय कर लो जरा, बिल्कुल क्षितिज भी और आप भी दोनों, देखे कौन ज्यादा पुशअप लगाता है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं है, आपका चिकित्सा का कोई बिल नहीं है, आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। सही बात सर, सही बात। और बार बार मुझे आप सारी बातें बता रहे हैं सर, यहाँ पे बार बार मुझे आपके पेरेंट्स पे उनकी बातें कही हुई याद आ रही, जो आपने स्वाध्याय किया है, जो विवेकानंद जी की बुक आपको दी गई थी 4 रुपए वाली, वो मुझे याद आ रहा है बार बार। वही सब चीजें, वही एक सूत्र रहा होगा आपको जीवन जीने का। माता जी का इंटरेक्शन में जरूर बताना चाहूंगा। सर बताएं ना। जब मैं इंटरमीडिएट में जा रहा था, उम्र 17 साल, मैं तुमसे 2 मिनट बात करनी है। अच्छा। तो जैसे आप बैठे हैं माता जी तक, जी जी, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन ये घर शरीफों का है। जिस दिन शराब पीना घर लौट के मत आना, हम समझेंगे एक लड़का नहीं हुआ। अगर कोई प्रेम प्रसंग ये इस तरीके की, क्योंकि तुम्हारे पिता हड्डी जला करके तुम्हारे पठन पाठन में अपना कलीजा काट के फीस भर रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम प्रेम प्रसंग करो जी। प्रेम प्रसंग करना है तो घर से आप चले जाएं जी। अपनी व्यवस्था आप स्वयं करें जी। तीसरी चीज और आखिरी बात, अगर किसी अपराध में, महिला को छेड़खानी में या किसी अन्य प्रसंग में आप आए, तो ये 3 लाइन का इश्तिहार बना रखा हुआ है, ये अखबारों में आ जाएगा। विक्रम सिंह पुत्र मार्कंडे सिंह, निवासी 30 क्लाइव रोड इलाहाबाद, इनकी सोहबत बिगड़ गई है, इनको अपनी विरासत से बेदखल करते हैं, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस लेवल का शासन, इसलिए 17 कोई शक, अरे बाप, ये मत समझना कि तुम नहीं आओगे या नहीं रहोगे तो सवेरा नहीं होगा, सवेरा भी होगा और अच्छा सवेरा होगा। अरे वाह। लेकिन कुल कलंक हमारे घर में नहीं रह सकता है। सर वही उसी चीज का है जो कि आज मतलब हम लोग इतना सारी चीजों का समराइज होके हम लोग आपको 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस में और आधे घंटे में बात कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर कर पा रहे हैं सर, बहुत बड़ी चीज है हम लोगों के लिए। मतलब मैं तो सुन पा रहा हूँ डायरेक्ट आपके समक्ष बैठ के, और आपने वो जिंदगी जी है, आपने उसको एक परिभाषा में और ऐसे नॉर्मल तरीके से बोल के समझा दिया, और हमारे जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए भी एकदम रामबाण होगा ये सारी बातें जो कि आपने जिया है, और उसके बाद जीने के बाद वो चीज आप बता रहे हैं। बहुत बड़ी चीज होगी सर हम लोगों के लिए, बहुत बड़ी सर। मैं तो अब मतलब यहाँ पे स्तब्ध सा हो जा रहा हूँ, मैं और क्या बात करूँ। मैं इस बात बताना चाहूंगा, आज के पेरेंट्स की समस्याएं हैं, आज बच्चे सुनते नहीं है जी। ये बच्चे कैसे सुने? हमने माता पिता को तो कभी शराब तो छोड़ दीजिए, कभी अपने ऊपर 5 रुपया खर्च करते नहीं देखा। अच्छा। कभी अपनी शौकीनी, सब कुछ बच्चों के लिए, लाड़ प्यार में कमी नहीं, लेकिन शक्ति मैंने आपको बता दी कितनी शक्ति थी जी जी जी, कितनी शक्ति थी। एमएससी के बाद मुझे एक संजोग बन गया, मेरा दाखिला एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हो गया था जी सर जी। हाँ हो गया था जी। तो पिताजी कम 1-2 सेंटेंस बोलते, तो उन्होंने पहली बार जिंदगी में 5 सेंटेंस कहे सर। सर पैसे अगर कम पड़ेंगे तो तुम्हारी माँ और हम अपनी किडनी बेच देंगे, खेती की जमीन बेच देंगे, तुम्हारी माँ की ज्वेलरी बेच देंगे। बाप रे, बड़ी। आज कितने पेरेंट्स हैं जो कि इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं? सही बात सर मैं समझ सकता हूँ सर। ये भगवान ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ आपके पिता माता को सर, वो हैं भगवान हैं वो, और भगवान इसी रूप में अपने आप को दिखाते हैं उस भक्त को, उस शिष्य को उठाने के लिए, कि मतलब इस धरती पे, इस मृत्यु लोक पे भी भगवान का प्रेजेंस है, वो दिखाने के लिए। वो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ सर। मैं कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़ा हूँ, आई कैन रिलेट सर। मैं समझ रहा हूँ आप आध्यात्मिक होंगे तभी आप समझेंगे, वरना ये भी कह सकते हैं कि आप हर पेरेंट करता, हर पेरेंट नहीं करता। नहीं करता। आज जितने पेरेंट कहते हैं कि आपका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है, और आज के डेट में सर हो रहा है, जो
आप देखें आज का जो मतलब लाइफस्टाइल है लोगों का, लाइफस्टाइल से पेरेंट्स का जो ठसक देखे। हाँ, मैंने अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया, उसको क्लेम करते हैं। मैंने तुम्हें किताबें दिला दी, इतना तो अनाथालय में भी मिल जाता है, इसमें कोई गुरूर करने की जरूरत नहीं है। माता पिता ने अगर स्कूल में दाखिला करा दिया, ये पुस्तकें दिला दी, ये वर्दी स्कूल यूनिफॉर्म दिला दी, इतना तो अनाथालय में भी मिल जाता है। माता पिता की दिव्यता तभी है जब मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, जब देवतुल्य हमारा आचरण होगा, हम स्वयं एक मानक बनेंगे चरित्र के। सर मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा ऑन कैमरा कि हमें उन भगवान के स्वरूप माता पिता का हमें स्नैप फोटो चाहिए। मैं इस वीडियो में क्लिप दिखाऊंगा जरूर, ताकि मेरे जो दर्शक हैं वो रिलेट कर पाए कि हम किस भगवान की बात कर रहे थे। जरूर ये मैं करूंगा सर, जरूर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जी ये प्लीज करिएगा। अब सर आइए थोड़ा और मॉडर्न बातें करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ मिल सके आपसे। सर क्या लेसन होना चाहिए आजकल के पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चे सही सलामत इस मकर जाल से, ये जो भंवर जाल है उससे निकल पाए और एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी नौकरी कर पाए, अच्छे से जी सकें, एक राइट ट्रैक पे रह सकें। सर प्लीज बताएं। माता पिता से मैं ये चाहूंगा कि किसी प्रकार का कोई विक्षेप या अकारण दबाव अपने बच्चों पे न डालें। उनको शिक्षा देने से अच्छा होगा कि हम एक आदर्श बनकर उनके सामने रहें कि एक घर के बुजुर्ग को कैसा होना चाहिए, हम क्या क्या त्याग कर सकते हैं। ऐसा न हो, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि मैं और पत्नी तो जाएं यूरोप और अमेरिका घूमने और बच्चे या बच्चों को छोड़ दें मौसा मौसी के यहाँ। ये सब हम तो नियमित रूप से 3 पत्ती खेले, मदिरापान करें, बच्चे से उम्मीद करें कि वो सदाचारी हो जाए, नहीं हो पाएगा। हम तो फेक आईडी बना करके दुनिया भर के अनर्गल एप्स डाउनलोड कर प्रेमालाप करें बुढ़ापे में और बच्चे से उम्मीद करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, संभव नहीं है। जी। बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में मातृत्व और पितृत्व एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गई है। जब से इंटरनेट आ गया है, मोबाइल फोन आ गया है और दुनिया भर की अनावश्यक चीजें, तामसिक चीजें मोबाइल फोन पे परोसी जा रही हैं। जी। हम चाहेंगे, मेरा परामर्श होगा सर कि दिन में कम से कम एक बार का भोजन साथ करें, डिनर एक साथ करें जी। और दिन भर की जो बच्चों की समस्याएं हैं उनसे पूछें जी, उनसे परामर्श दें और कम से कम एक वाक्य सद्वाक्य, अगर रोज नहीं तो कम से कम हर अवकाश पे एक सद्वाक्य भगवत गीता का या रामचरितमानस का, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी। बच्चों को एक एक वाक्य दे दें, क्योंकि जो हम लोगों को जो वाक्य सद्वाक्य, जो जीवन दर्शन और लक्ष्य मिले, मैं चाहता हूं कि वो विरासत हम सब की है, वो सब बच्चों को दी जाए। सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और हम्टी डम्टी से हमारा आपका जीवन पेट पालू अवसर तो मिल जाएंगे, लेकिन बच्चा देवी देवता नहीं बनेगा। और बच्चा अगर देवी देवता बनाना है तो आप भी माता पिता देवत्व को प्राप्त करें, कोशिश करें बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय, बच्चों के मित्रवत व्यवहार करें और सुनिश्चित करें कि जो हमारी उपभोक्तावादिता है उसके आगे जाकर के देखें। शौकीनी है जरूर करें, शौकीनी कभी बर्गर भी खिला दें, पिज्जा भी खिला दें, कभी मॉल में भी ले जाएं, सिनेमा भी दिखाएं। आप खुद देखेंगे कि बच्चा 1 महीने 2 महीने में 90 दिन में अंतर तृप्त हो जाएगा। दोबारा वो कहेगा अम्मा घर में रोटी बनाओ, सौदी रोटी तुम्हारी दाल के साथ अच्छी। जी। बच्चों के साथ समय, इंटरनेट पे थोड़ा नियंत्रण, अनावश्यक इंटरनेट न हो, बच्चे समय से सोएं, समय से उठें और जो अच्छी आदतों की जननी है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, एक दफा अगर ये आदत बच्चे में आ जाए, आप समझ लीजिए कि ये वो स्वर्ण कुंजी है जो बच्चों को आगे हमेशा विजेता बना देगी। मैं ये नहीं कहता हूँ 3:30 बजे उठे, 4 बजे उठे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 5 बजे के आसपास घर में सब लोग उठे। हमारे घर में भी ये नियम था, 5 बजे सबकी रजाई अगर जब्त और 10 बजे लाइट्स आउट। अच्छा, ये नहीं कि रात्रि ना कुछ नहीं, कुछ वो निशाचर ना कुछ नहीं। बहुत सही सर कोई ऐसा बुक रिकमेंड करें जो बच्चे पढ़ के डेली कुछ पा सके उससे और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। जो बड़े बच्चे हैं, मैं जब था तो
8 वॉल्यूम्स में थे, अब 11 वॉल्यूम्स में हैं। अच्छा। हर रामकृष्ण मिशन में बहुत ही सब्सिडाइज्ड है, 3,500 दाम में। जो नहीं पढ़ सकते हैं, अच्छा, तो ये 5 पुस्तकें हैं। अच्छा, राइट सर। राजयोग, ज्ञान योग जी, भक्ति योग, कर्म योग, बड़ी छोटी छोटी पुस्तकें हैं। किसी की भी कीमत 60 रुपए से ऊपर नहीं है। अरे वाह। इससे शुरुआत करें। और स्वामी जी की छोटी छोटी किताबें हैं। हाँ जी। जो आध्यात्मिक वृत्ति के हैं जी, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस वचनामृत, द गॉस्पेल ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस, हाँ ये पढ़ सकते हैं। जी, और सांसारिक हम लोग आ जाएं जी, तो स्वामी विवेकानंद के तमाम ऐसे साहित्य हैं। स्वामी जी कॉल टू द यूथ ऑफ इंडिया, युवाओं के लिए स्वामी जी का संदेश जी, राष्ट्र निर्माण में स्वामी विवेकानंद का संदेश। और आप चाहते हैं जिनको मिलिट्री या फौज की जानकारी चाहिए, नेपोलियन बाय एमिल लुडविग, ओके, नेपोलियन बाय एमिल लुडविग, ओके, जो अच्छी पत्रिकाएं हैं। 2 पत्रिकाएं बहुत अच्छी हैं। सर बताएं। एक रीडर्स डाइजेस्ट है जो इंडिया टुडे ने खरीद लिया। जी जी जी, आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल राइट सर। रीडर्स डाइजेस्ट सबसे अच्छी जो प्रकाशन है, जो अप टू डेट है, वो रीडर्स डाइजेस्ट आपको मिलेगा महीने में, और बड़ी सस्ती। सब्सक्राइब 100 रुपए आजकल हो गए जी, पहले 60 रुपए की थी। जी जी जी। और दूसरी है कल्याण। अच्छा, गीता प्रेस की कल्याण, तो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, पढ़ करके आनंद आएगा। वो मैगजीन है जी, मैगजीन है। अरे वाह। और गीता प्रेस की पब्लिकेशन बहुत ही सब्सिडाइज्ड। जी जी जी। भगवत गीता, जिनको भगवत गीता मिल चुकी है, हाँ, तो प्रभुपाद परमहंस योगानंद, हाँ ये बात, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, okay। और भगवत गीता संत ज्ञानेश्वर की जो टीका है, अच्छा, एक एक श्लोक के 25-25 पन्नों में टीका है। अच्छा, एक होता है शिक्षक, हाँ, एक होता है दार्शनिक, हाँ, और एक होता है फिलॉसफी का प्रोफेसर। तो फिलॉसफी के प्रोफेसर ने बहुत गीता पे टिप्पणियां की हैं, बिल्कुल। लेकिन उनमें जैसे कहना कि जैसे कागज का फूल है, हाँ, दिखाई देने में बहुत अच्छा है, लेकिन निष्प्राण और निस्तेज। बिल्कुल। लेकिन जो परमहंस योगानंद प्रभुपाद जी ने लिखी है, हाँ, संत ज्ञानेश्वर ने लिखी है, शंकराचार्य जी ने जो टीका लिखी है जी, वो एक दूसरे लोक की सुगंध आती है उनकी टीका में। इसलिए मेरी संस्तुति रहेगी कि इनके ऊपर जरूर विचार कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, इस पे मैं स्वयं मतलब मैं कुछ पुराणों का और ग्रंथों का स्वाध्याय करता हूँ सर, और आपने मुझे सजेस्ट किया, मतलब आपके इस इंटरव्यू में मुझे समझ में आया कि मुझे भी अब परमहंस और ऐसे जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। मैं खुद जाके मतलब लाऊंगा और करूंगा, ताकि अपने आप में थोड़ी वृद्धि ला सकें, ज्ञान की वृद्धि ला सके। सबसे बड़ा धन यही है सर, देखा जाए तो। अदरवाइज लोग धनार्जन करने में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, कैसे अब जीवन का कुछ पता है नहीं, अगले क्षण क्या होने वाला है, ये सारी चीजें। तो लगता है कि भैया हर समय अवेयर रहो, ताकि प्रभु के चरण में जाएं। अदरवाइज फिर दोबारा आज का जो परिवेश, आज का जो माहौल है सर, पार्किंग मिलता नहीं है, 20 रुपए का पीने के लिए पानी मिलता है आज की डेट में। गलती से अगर मनुष्य जन्म हो जाएगा 70 साल 80 साल बाद, तो न पार्किंग रहेगा, न बच्चे को पढ़ाने का स्कूल बचेगा, और लोग पानी की जगह पे ऑक्सीजन भी दे दे, बोतल खरीद के लेंगे, वो सिचुएशन होगी। तो ऐसी नौबत ना है सर कि हम लोग दोबारा मनुष्य जन्म ले, प्रभु के यहाँ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी सर चीज़ें मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा था बताने का, कि गीता में ही है कि ऐसा कर लो कि हमारे शरण में रहो, उस लोक में रहो जहाँ पे दोबारा जीवन मरण के चक्कर से बच जाए। तो वो चीज़ें समझ में आने लगी है सर, ये कृपा ही होगा, और कृपा है तभी जाके संभव हो पाता है। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होने लग रहा है कि हमें कैसे रहना चाहिए। सर बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई हमारी और आपकी बातचीत में। मैं क्या आपसे अभी एक निवेदन, अभी क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अगले एक इंटरव्यू के लिए, जिसमें हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, खासतौर धर्म पे स्वाध्याय क्या करना चाहिए और लाइफ को कैसे और सुचारू रूप से जीना चाहिए। सर आप यहाँ पे अगर हमें एक कमिटमेंट दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। निसंदेह मेरे पास, क्योंकि मैं भाग्यशाली था, मुझे माता पिता का जी, वरिष्ठ जनों का, साधु संतों का बहुत प्रसाद मिला जी। मैं बड़ा प्रिय सेवक था देवराहा बाबा का, माता आनंदमयी का। जी जी। माता आनंदमयी किसी को, पुरुष को पिताजी ही कहती थी, जबकि मेरी आयु क्या थी 20 वर्ष, माता जी की आयु थी 80 वर्ष, लेकिन मुझे पिताजी कहते थे। अच्छा। किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करने थे। जब मैं गया तो मैं बोला, पिताजी क्या चरण स्पर्श करना चाहते हैं? जी। जी माता जी। अच्छा, ये चीज था उसमें। देवराहा बाबा कितना मुझे प्रसाद मिला है। मैं चाहूंगा जरूर कि अगली बार
जी हम जब लोग बैठे तो, क्योंकि बहुत छोटा समय हो जा रहा है सर, अगर हम आज एक एपिसोड खत्म करना चाहें, विषयांतर भी हो जाएगा। वो आध्यात्म दूसरा है। जी, जी। आध्यात्म में आप, मेरा परामर्श होगा जी कि आदि शंकर की भज गोविंदम पढ़ के जरूर आइएगा। और भज गोविंदम जो कि जीवन पर्यंत वेदांती रहे, और जो अंतिम रचना थी वो भक्ति के ऊपर थी। ये सब कुछ यही रह जाएगा। हे मूढ़ सदा गोविंद को भजो। हाँ हाँ, बहुत बड़ी चीज होगी सर। और डेफिनेटली सर हम आगे बैठना चाहेंगे इस पे, और अध्यात्म से रिलेटेड ज्यादा बातें होंगी, और आपसे लोग सुनेंगे। अध्यात्म तो रिलेट कर पाएंगे लोग कि मॉडर्न लाइफ जीते हुए भी, सांसारिक जीवन जीते हुए भी कैसे अध्यात्म को लेके चले, जो कि आपकी नैया पार लगाने वाली है। इस तरीके से बात वहाँ पे होगी सर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं तैयारी करके आऊँगा ताकि और उस पर डिटेल में बात कर सकें, और आप मुझे समझाने के बहाने वही होगा सर जैसे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद था, जो कि आज दुनिया पढ़ रही है। वो तो अतिशयोक्त होगी। हाँ, लेकिन अगर जिज्ञासु आप भी हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ कि जिज्ञासु रहूं, और एक सह यात्रा रहेगी। आप अपने अनुभव साझा करेंगे, मैं अपने अनुभव साझा करूंगा, और मैं समझता हूँ कि कुछ उसमें लाभ आपके सभी दर्शकों को भी होगा। जी जी सर, वही मतलब तात्पर्य वही रहेगा। टारगेट वैसा ही करेंगे कि ताकि दर्शक वो जो वार्तालाप को सुन के और अपने जीवन में कुछ चेंज ला सकें, वो करेंगे। सर कुछ आप संदेश बताइए ना पब्लिक के लिए। क्या आपका संदेश है कि एक अगर जीवन जीना है तो कैसे अपने आप में चेंज लाएं और हैप्पी लाइफ जी सकें सर? बड़ा सरल। हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, जीवन जीना कोई कठिनाई थोड़ी है, न कठिन है, बस यही है कि सरल जीवन जीना हो। जी। बिछौना करके धरती अरे आकाश ओढ़ ले। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप 2 लाख की पलंग ले आए और 10 लाख का या 1 लाख का डनलप और 50,000 का वो और एसी लगा। अगर शरीर में थकावट है तो नींद जमीन पे भी आती है। और कितने भी मैं लोगों को जानता हूं, अफसरों को भी, सन्यासियों को भी, जो भूमि पर ही सोते। मैं ये नहीं कहता भूमि पर सोइए, लेकिन जब भूमि पर सोने की आदत पड़ जाती, तख्त पे सोने की आदत पड़ जाती है, तो मोटे डनलप और 1 लाख या 2 लाख की पलंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी तरीके से जीवन में जब सरलता आ जाती है, आप खुद देखेंगे, मैंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है जो कि 5 स्टार खरीद सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उनको चौराहे पर हमने कुलचा और छोले खाते हुए देखा। तो हमने कहा, आप यहाँ पर, आपका ड्राइवर तो 5 स्टार में रुका है, उनका ड्राइवर की हैसियत है, वो रुक सकता है। मेरी हैसियत ऐसी नहीं है कि मैं 5 स्टार में रुकूं। उनका ही वजह क्या है? उनका खाना खाने चलेंगे वहां, 8,000 का मेरा खाना आएगा, उतने में गरीब का महीने भर का चूल्हा जल जाएगा। अरे वाह, ऐसी भी शख्सियत है। और हलक से नीचे जा करके ये तो मिट्टी ही हो जाना है। तो इसका आनंद क्यों न लिया जाए कि जो 8,000 बचा किसी गरीब महीने भर का चूल्हा जल जाए, फिर देखिए नींद कितनी अच्छी आती है। हम खाना खा ले 5 स्टार में, वो खाना है, लेकिन ये 8,000 बचा के जब हमने दिया तो वो प्रसाद हो जाता है। जी, प्रसाद वितरण कीजिए, फिर देखिए कैसे आनंद लोक का विचरण होता है। जी सर, मैंने आपको एक जगह बोलते हुए सुना था कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को आप कमांड करके चला रहे हैं, कई सारे यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, कई सारे लेक्चरर और रीडर्स हैं यहाँ पे। आपने यहाँ से पैसे की बात नहीं करी और आप एक सेवा दे रहे हैं एक तरीके से देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, भारत देश के लिए, जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में कई और देशों के बच्चे आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट ने आपको कुछ ऑफर किया था, जी, आपने नकार दिया था साफ साफ। मैं संतोषी व्यक्ति था जी, और चूंकि मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कामना या विलासिता नहीं है व्यक्तित्व में, मेरे बहुत कम खर्चे हैं। और सरकार जो पेंशन देती है और जो शौर्य पदक का भत्ता होता है, हर शौर्य पदक पे एक भत्ता भी होता है जो इनकम टैक्स फ्री, और आपकी पेंशन को इनकम टैक्स फ्री कर देती है। अच्छा, उतना ही बहुत होता है, वही खर्च नहीं होता है। अरे वाह। इस यूनिवर्सिटी के बड़े सात्विक संचालक मंडल थे जी, जिन्होंने इसको प्रमोट किया। लोग हम चाहते हैं आप लखनऊ से नोएडा चल के इसको संभालें। जी, मेरे सामने एक ही विकल्प था कि मैं ऐसी तनख्वाह कह दूं कि न वो देंगे और मुझे कह देंगे साहब मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगा। अच्छा, 2010 में हम मना कर देंगे। हमने कहा वो जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की जो तनख्वाह वाइस चांसलर की 2010 में थी 7 लाख थी, मैं 7.5 लाख रुपए महीने लूंगा।
अच्छा, मुझे उम्मीद थी कि मना कर देंगे जी। उन्होंने तुरंत कहा भाई साहब सब आपका है, आप आइए चलिए। अच्छा, उस पे भी वो स्वीकृति असली के तुरंत। इतना तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज का लाते वो भी इतना नहीं लेता जी जी, जितना आप पूर्व डीजीपी हो। पूर्व डीजीपी एक वाइस चांसलर का काम करे, कर तो सकता है और किया भी है, बिल्कुल, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकता है जो कि एक व्यावसायिक एकेडमिशियन फुल टाइम जिसने पूरा जीवन दिया है जी, और 7.5 लाख का हकदार वो होगा, मैं नहीं था। जी। लेकिन जब उन्होंने आके कहा, यहाँ करके मैंने देखा, हाँ यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं, हाँ, एक भी नहीं। यूनिवर्सिटी शुरू भी हुई थी, बिल्डिंग बनके तैयार थी, हायरिंग हो रही थी। हमने कहा तो ये बताइए मान्यवर, ये 7.5 लाख महीने आएंगे कहाँ से? उनका कहीं से भी है, इससे ये आपका दर्द सर थोड़ा ही है। अच्छा। इसकी व्यवस्था हमें करनी है ना। ये निर्णय करते हैं कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा जी, काम करेंगे, ठीक है, सेवा भाव से काम करेंगे। अरे वाह और वो दिन है आज, और आज का दिन है। मैंने एक पैसा सर, पारिश्रमिक या सर वेतन नहीं लिया है। जी सर, ये बहुत बड़ा त्याग है। यही संतों का सर लक्षण होता है, मतलब कि आपको जिस चीज से मोह है और आप उसको ऐसे साइड कर दें, त्याग कर दें। बहुत अच्छा सर। सर कैसा लगा, आप थोड़ा सा हमें फीडबैक दें, हम क्या अपने आप में इम्प्रोवाइज कर सकें। प्रोफाइल टाइम्स में हम बड़े ऐसे शख्सियत को लाते हैं जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं। जैसे एक कम एज में काफ़ी अच्छा टर्नओवर कर लिया अपनी कंपनी का, वो हमारे गेस्ट होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स आप जैसे लोग हैं सर, कुछ लीडर्स हैं और सेलिब्रिटीज़ भी, वहाँ पे हम ऐसे कैटेगरी को कवर करते हैं। कैसा मेरा आपके साथ बात करने का अनुभव रहा सर, प्लीज सर बताएं। संजय जी और सिद्धिक जी, अगर मैं ये कहूं कि मैं प्रतिदिन 3-4 तो न्यूज चैनल करता ही हूं कम से कम। जी जी। इंटरव्यूज महीने में 15-20 देता ही हूं, लेकिन इस तरह का इंटरव्यू मुझे याद नहीं कि मैंने कब किया था सर। क्योंकि जब आप बात करते हैं तो 3 स्तर होते हैं मनुष्य के। भगवान ने आपको भी वही 3 कमरे दिए, मुझको भी 3 कमरे दिए हैं जी। और उन 3 कमरों में एक कमरा होता है मन, दूसरा कमरा होता है शरीर, एक होता है आत्मा जी। 99% हम लोगों में से लोग शरीर के ही कमरे में पैदा होते हैं, शरीर में ही समाप्त हो जाते हैं जी। मन और आत्मा में कोई प्रवेश, जबकि आनंद की असली कुंजी आत्मा के ही कक्ष में है जी। उस कक्ष में जाने की बात और उसका रोड मैप और उसकी चर्चा आपने उसका साहस किया, उसके लिए आपको और आपके कुलर वंश को प्रणाम सर। बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि जनता को भी, सबको, आपके दर्शकों को बताना होगा जी कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जी जी जी। इसकी एक बहुत छोटी मियाद होती है सर। अच्छा कपड़ा पहन लिया कितनी देर के लिए, अच्छा खा लिया कितनी देर के लिए, लेकिन अगर आनंद की प्राप्ति हो गई जी, क्योंकि जो जिज्ञासु है उसका आनंद उससे कोई छीन नहीं सकता, वो उसके साथ साथ चलता है। उसके लिए 7.5 लाख महीने की नौकरी भी कोई मान्य नहीं रखती है। उसके लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति भिक्षा पात्र लेके तो आ सकता है, मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपका भिक्षा पात्र आध्यात्म उसी दिन तोड़ देगा जब आप नारायण के चरणों में आप उसी के दास बन जाएंगे, उसी दिन आपका भिक्षा पात्र टूट जाएगा। जी सर, बहुत अच्छा सर। एक लास्ट में और थोड़ा आपकी पर्सनालिटी के दूसरे पक्ष में चलते हैं। आपको बॉलीवुड कैसा लगता है सर? बॉलीवुड या अपने उस जो यंग पीरियड में मैं ऐसा नहीं तब देखता था जी। मुझे जीने दो, गंगा जमुना जी, मुझे याद, हम दोनों जी। बॉलीवुड सपनों का निर्माण करता है और एक दर्पण है हमारे समाज का। अच्छा, मनोरंजन के लिए जो अच्छे चित्र हैं, एक राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर आनंद प्रसाद, और दोस्ती पिक्चर आई थी जी, तो उनको बहुत प्रशंसा की, और अभी मैं समझता हूँ दोस्ती की अच्छी पिक्चर है, जो देखना चाहे जरूर देखें। लेकिन आजकल की जो सिनेमा है, जो मैंने 1-2-4 देखे, एक तो मेरी रुचि खत्म हो गई क्योंकि जिस तरह की पिक्चरें बन रही शायद मैं उसके योग्य नहीं हूँ। जिस तरह का संगीत हो रहा है शायद मैं इतना मर्मज्ञ नहीं कि उस संगीत का मैं आनंद ले सकूं। लेकिन पुराने जमाने के जो संगीतज्ञ हैं, आप जरा उन पे गौर करें, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे जी सर, और मैं अगर बता दूं आपको शमशाद बेगम जी, उनका संगीत देख लीजिए। हमारे रागों के ऊपर, राग जय जयवंती, राग भैरवी, राग मेघ मलार के ऊपर जो संगीत होता है कहीं उसको ले लीजिए, बिल्कुल। और आज का संगीत जिसको
अब मैं क्या कहूँ। सही बात सर। इसलिए मेरा मनोरंजन नहीं होता, बल्कि ये होता है कि जब कभी मैं औषधि नहीं लेता हूँ जीवन में, बल्कि ये जरूर हुआ कि पिछली बार जब कोई पिक्चर देख के नाम नहीं बताऊंगा तो मुझे सिर दर्द की दवा खानी। अरे बाप रे। तो आप जाए 500 का टिकट भी लें, और कार पार्क भी दें जी, और 1000 रुपए पति पत्नी का टिकट भी लेकर आकर के अगर डिस्प्लिन खानी पड़ जाए जी, तो आप पुनर्विचार करें कि जाने योग्य था भी नहीं था, घर बैठ कर ज्यादा आनंद रहता। सही बात सर जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया और बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही हम लोगों को समझने योग्य वाली चीज़ें आपने बहुत ही तरीके से बता दिया, सहजता से बता दिया। एंड आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, आप रुके आधे घंटे 40 मिनट, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्नेह एवं आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। भगवान आपको सारी खुशियां दे, इसी तरह से जनता जनार्दन की सेवा करते रहें, आगे बढ़ें, क्योंकि जो रास्ता दिखाए, दीपक दिखाए, पथ प्रदर्शक ध्वजाधारी बन जाए, वही धन्य है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, डन सर। एक चीज और, हम लोग जैसे ये प्रोग्राम हम लोग AIR पे डालते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो हमारे जो नेक्स्ट दर्शक होंगे, जो व्यूअर्स होंगे, तो उनके लिए आप बोल दीजिए अपनी भाषा में कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसी पर्सनालिटी को सुन सकें। तो आप बोल सकते हैं सर, प्लीज सब्सक्राइब प्रोफाइल टाइम्स चैनल। मित्रों, मेरी संस्तुति होगी कि जो मेरा अब तक संजय जी से, क्षितिज जी से, उनकी टीम के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, बहुत ही सात्विक। मैं तुमको कुछ नहीं दे पाया, लेकिन मैंने बहुत प्राप्त किया। मैं बहुत धनी होकर के लौट रहा हूं। मेरी संस्तुति होगी, प्रोफाइल टाइम्स आप देखें, संजय जी और उनकी टीम चुन चुन करके ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो खेल तमाशे से बहुत ऊपर है, और उसका प्रसाद आपने अगर ग्रहण किया तो आपके लिए तो अच्छा होगा ही, सात्विक होगा ही, आपके परिवार और इष्ट मित्रों के लिए भी बहुत लाभकारी होगी। मेरी संस्तुति होगी, प्रोफाइल टाइम्स को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं जनरली इंटरव्यू खत्म करने के पहले लोगों को धन्यवाद करता हूँ, हाथ मिला के। आपका मैं चरण स्पर्श करके करूंगा सर। आप हमारे सर गुरु हैं, और मैं आपको गुरु जैसे समझ रहा हूँ, आपकी बड़ी कृपा। और आप जैसे शख्सियत, सही बात है, जो कि भगवान से मिलाने वाले लोग हैं, उसमें, उस कैटेगरी में, उस रो में, उस कतार में मैं आपको देखता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। बड़ी कृपा संजय जी, खूब आगे बढ़िए, यशस्वी भवा सर, विजयी भवा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संजय, थैंक यू।